तो अभी यहाँ पे ये कर्व वाला देखते हैं। तो ये जो वी कर्व है यहाँ पे, इसके लिए ट्रिक ये है कि आई वी ऐसे करके याद रखना है। मतलब कि आई यहाँ पे आएगा और ये वी कर्व होगा, और नीचे तो पावर फैक्टर या फील्ड एक्साइटेशन ये रहेगा। ये कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी फील्ड एक्साइटेशन कॉमन है इन्वर्टेड वी कर्व में, और यहाँ पे पावर फैक्टर ऊपर में रहेगा। तो ये कर्व और ये तीनों को देखेंगे तो यहाँ पर वी जो है वो तो सेम रहेगा, जैसे खड़ा ही रहेगा तीनों इसमें। और यहाँ पर भी आई जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन आई ए इंटू कॉस फाई जो है ये कांस्टेंट है, और जो ई एफ का वैल्यू है वो वेरी होता जा रहा है। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ई एफ इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जे एक्स एस। तो जब हम ओवर एक्साइट करते जाएंगे इन केस ऑफ अल्टरनेटर, तो वो क्या होता जाएगा, लैगिंग होता जाएगा। मतलब कि ये फील्ड करंट जब बढ़ाते जाएंगे तो ये ओवर एक्साइटेड होगा और अल्टरनेट लैगिंग हो जाएगा, लेकिन मोटर लीडिंग होता चला जाएगा। वैसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी पावर फैक्टर जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब यहाँ पर 0.2 0.3 ऐसे करते करते ये यूनिटी तक है। सो व्हेन द अल्टरनेटर सप्लाई कांस्टेंट पावर इन इन्फिनिट बस, इफ़ ई एफ इतना है और डेल्टा इज इक्वल टू इतना है, तो 60 डिग्री पे क्या होगा। तो ये फार्मूला पता है हमको, बस में ये कांस्टेंट होने वाला है। उसके बाद व्हेन एन अल्टरनेटर सप्लाई कांस्टेंट पावर टू इन्फिनिट बस, इफ़ पावर फैक्टर इतना है और आई ए इतना है, तो 0.6 में कितना होगा लैगिंग में, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है। तो उसके बाद ओ सी और एस सी टेस्ट होते हैं, दो टाइप का टेस्ट होता है सिंक्रोनस मशीन में। ओ सी टेस्ट जो होता है वो उसको सिंक्रोनस मशीन इज़ रन एज अल्टरनेटर, उसमें ओपन सर्किटेड रहता है, ये लोड नहीं लगता है। नो आर्मेचर करंट विल फ्लो, इसमें आर्मेचर करंट फ्लो नहीं होता है। नो आर्मेचर रिएक्शन अकर्स। उसके बाद फिर इन दिस टेस्ट वी विल रोटेट द मशीन एट सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम एन एस के स्पीड पर रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, एंड देन द फील्ड इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ये जो आई एफ है इसको हम स्टेप्स में इंक्रीज़ करते हैं, तो इससे ये ओ सी सी कर्व ऐसे बनेगा। ओ सी सी जो है वो नॉन लीनियर कर्व है इस टाइप का, और वो प्लॉट किया जाता है ई एफ और आई एफ के बीच में। मतलब कि ये जो हम लोग एक्साइटेशन फील्ड करंट जो दे रहे हैं और जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज है उसके बीच में। ई एफ इज इक्वल टू वी टी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। थ्री फेज़ अल्टरनेटर में क्या होता है कि ई एफ इज इक्वल टू वी ओ सी बाई रूट 3, और सिंगल फेज में ई एफ इज इक्वल टू वी ओ सी। उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग इज रिमेन शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किट रहता है, सो दैट लार्ज आर्मेचर करंट विल फ्लो। इसमें शॉर्ट सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इन दिस वी विल ऑल्सो रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, ये भी सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते हैं विथ प्राइम मूवर, एंड देन विथ इंक्रीज द फील्ड करंट। इन दिस टेस्ट ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द एस सी सी इज़ लीनियर। यहाँ पर क्या होता है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से ये लीनियर हो जाता है। ई एफ इज़ इक्वल टू आई एस सी जेड एस होता है। तो जेड एस इन केस ऑफ थ्री एफ एस क्या होता है का वी ओ सी बाई रूट 3 डिवाइड बाई आई एस सी, और इसमें वी ओ सी बाई आई एस सी सिंगल फेज में ऐसा रहता है। उसके बाद फिर ये वोल्टेज रेगुलेशन, इसमें नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड होता है, एन एफ एफ इसका फार्मूला होता है। एट नो लोड कंडीशन ये दोनों इक्वल होता है तो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन, पहला है ई एम एफ को बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। दूसरा है एम एम एफ मेथड, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इफेक्ट, ये वाला रहता है। फिर जेड पी एफ, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। ई एम एफ मेथड में पहले लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड स्लाइटली हायर, ये हायर होता है, इसको पेसिमिस्टिक बोलते हैं, इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो ये जो निकलता है ट्रायंगल, इसमें से हम लोग tan फाई का वैल्यू निकालेंगे। tan मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्स एस डिवाइडेड बाई वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए, ये इसका tan फाई का फार्मूला हो जाएगा। फॉर लैगिंग लोड अभी क्या होगा, ये जो ई एफ निकला है तो ई एफ का वैल्यू वी टी कॉस फाई, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो जो परपेंडिकुलर है वी टी कॉस फाई प्लस आई, मतलब सॉरी ये बेस है इसका, प्लस ये जो परपेंडिकुलर था इसका,
ये EF निकल गया इससे। देन अगर ये लीडिंग लोड होगा तो ये इसके सामने माइनस आ जाएगा बस, और UPF रहा तो सिर्फ ये IA एक्सेस बच जाएगा। तो इन केस ऑफ लैगिंग एंड UPF वोल्टेज रेगुलेशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लैगिंग मतलब इंडक्टिव लोड या फिर UPF में ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ लीडिंग इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। लीडिंग में क्या होता है कि ये 3 केस बन जाता है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, पर लैगिंग में ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ये वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर हैज़ सिंक्रोनस इम्पिडेंस ऑफ 1+2J। ये सिंगल फेज है पहली बात तो। इट हैज़ करंट 10 एम्पियर, 0.8 पावर फैक्टर है एट 100 वोल्ट। तो फाइंड EF। तो ये फार्मूला है। तो VT कितना था यहाँ पे 100 था, 100 इंटू ये 0.8 इंटू IA यहाँ पे दिया हुआ था 10। देन VT कितना दिया हुआ है, VT दिया हुआ है यहाँ पे 100 ही दिया है, 100 इंटू 0.6 प्लस 10 इंटू 2। इसका सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिल गया अभी 120.41। अभी हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो हमको पता है कि EF माइनस VT डिवाइडेड बाई VT। तो इसको यहाँ 120 और 100 डाल देंगे, इससे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में सिंक्रोनस इम्पीडेंस J2 दिया है, RA इक्वल टू 0 है, सो इसलिए ये वाला टर्म यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये लीडिंग वाला क्वेश्चन है, ZPF लीडिंग, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। सो उसके लिए ये ऐसा सॉल्व होगा, इसका ये निकलेगा EF और फिर ये वोल्टेज रेगुलेशन ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज जनरेटर है, इसमें पर फेज इम्पीडेंस J2 है। इट हैज़ सप्लाई 10 एम्पियर एंड ZPF लीडिंग। तो 100 वोल्ट दिया हुआ है इसमें, तो इसमें VPS निकलेगा VL/√3, 100/√3 निकलेगा। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 100/√3 इंटू 0 प्लस IA इंटू 0, क्योंकि R जो है वो तो 0 है, और फिर यहाँ पर VT sin phi भी यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्योर कैपेसिटर था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 37.7 मिलेगा। ये EF फेज था, और ये भी हमने क्या किया था कि यहाँ पर भी फेज़ लेके ही सॉल्व किया था 100/√3। सो अब इसको फेज़ से लाइन में करना है तो इंटू √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 जब यहाँ करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर फिर यह रेगुलेशन का। यहाँ पे दिया हुआ एक क्वेश्चन, सिंगल फेज जनरेटर है। इट हैज़ सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ 1+2J। इट हैज़ सप्लाई ऑफ 10 एम्पियर टू 0.8 पावर फैक्टर एट 100 वोल्ट। तो हमको यहाँ पे निकालना है लोड एंगल डेल्टा। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, VT sin phi प्लस IA एक्सेस। ये ट्रायंगल जो था यहाँ पर वो रिएक्टिव वाला था, यहाँ पे एक्टिव वाला था, तो इसमें सब डाल देंगे। 100 डायरेक्ट इंटू 0.6, ये cos phi 0.8 हो तो वो 0.6 हो जाएगा sin phi। सॉल्व करने से 1080/90 निकलेगा हमारा phi। तो ये 0.8 था, तो यहाँ पे 36.86 था। तो हमको क्या निकालना था, डेल्टा निकालना था। phi इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ये होता है पावर फैक्टर का एंगल। तो phi यहाँ 41.36 माइनस 36.86 करेंगे तो हमको ये डेल्टा लोड एंगल मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये लीडिंग रह गया तो लीडिंग में क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, स्टार्टिंग में बस माइनस आ जाएगा, बाकी जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। उसके बाद ये आता है EMF मेथड। तो EMF मेथड ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड हमको लेस देन एक्चुअल मिलता है, ये ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। ZPF मेथड है, ये पोर्टियर ट्रायंगल मेथड है। ZPF में हम क्या करते हैं कि RA को नेगलेक्ट करते हैं एंड प्योर इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं, इसलिए ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं। EF इज इक्वल टू VT प्लस IA माइनस 90 एक्सेस 90। तो हमको IA एक्सेस मिलता है, VT प्लस IA एक्सेस। ZPFC is plotted between the terminal voltage VT and the field current IF. It is more optimistic than MMF method. MMF से ही ज़्यादा एक्यूरेट है। XS is equal to XR, XAR plus XL. The leakage reactance is calculated by ZPFC and OCC. जो लीकेज रिएक्टेंस वाला टर्म है उसको हम लोग किससे, OCC प्लस SCC से कैलकुलेट करते हैं।
जो वर्टिकल होता है पोर्टियर ट्रायंगल का, वो क्या बताता है हमको, IA इंटू एक्स से बताता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप बताता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये वाला, ये हमको क्या बताता है, IF टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि ये है भी IF में, तो ये हमको IF बताता है टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन। एंड जो वर्टिकल वाला होता है वो बताता है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू पोर्टियर रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। ये वर्टिकल वाला जो है वो VT के इसमें है, और ये जो है वो है किसमें, IF में है। तो ये बताएगा हमको हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, एंड ये VT वाला बताएगा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द पोर्टियर ट्रायंगल रिएक्टेंस। ऐसा है। अभी देखते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो में ये 2 कर्व से बनता है, OCC और ये। तो ये OCC वाला पहले देखते हैं। OCC किसके किसके बीच में होता है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर EF, और ये किस में होता है, IF के बीच में, फील्ड करंट के बीच में। और ये SCC दूसरा रहता है, ये किसके किसके बीच में होता है, ये तो क्या बोलते हैं, एक तो फील्ड करंट होता है, दूसरा वाला उसका तो SCC प्लॉट होता है फील्ड करंट और किसके बीच में, आर्मेचर करंट के बीच में, क्योंकि उसका V तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, शॉर्ट है तो। सो रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज इन OC टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड करंट इन SC टेस्ट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो ये IF, ये जो IF था ये डिवाइडेड बाय ये दूसरा वाला IF डैश, इसी का रेशियो को SCR बोलते हैं, यानी कि OF डिवाइडेड बाय OF डबल डैश। तो SCR इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/XPU एडजस्टेड। सो एक्सेस एडजस्टेड का क्या है, V रेटेड डिवाइड बाय √3 बाय I रेटेड, और एक्सेस अनसैचुरेटेड का क्या है, VOC बाय √3 बाय I रेटेड। तो जो न्यूमरेटर में IF रहता है वो OC टेस्ट का IF होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो SC टेस्ट का IF होता है। OC रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फील्ड करंट इन OC टेस्ट, वोल्टेज रिक्वायर्ड, वोल्टेज जो फील्ड करंट जो रिक्वायर्ड होता है वोल्टेज प्रोड्यूस इन OC टेस्ट टू फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड करंट इन SC टेस्ट। क्योंकि क्या है कि OC टेस्ट में तो क्या होगा कि करंट 0 होगा, वोल्टेज का ही वैल्यू आएगा, और SC टेस्ट में क्या होगा कि करंट इन्फानाइट हो जाएगा और वोल्टेज जो रहता है वो 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट्स वाई ऐसा रहेगा ये। उसके बाद फिर OC टेस्ट में क्या मिलता है, कोर लॉस और फ्रिक्शन वाइंडेज लॉस मिलता है। उसके बाद आता है ये सैलिएंट पोल मशीन। सैलिएंट पोल मतलब कि ऐसा रहता है जो इस टाइप से रहता है, जो इसमें D एक्सिस और Q एक्सिस होता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है। ये थोड़ा स्लो होता है, इसमें परमियंस D एक्सिस में ज़्यादा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लक्स ले लेता है वहाँ से। जो ये सैलिएंट पोल होता है तो उसमें ये इस प्रकार से रहता है, एंड इसका फिर ऐसे 2 फ्लक्स निकलता है, phi d इज इक्वल टू phi a sin phi और phi q इज इक्वल टू phi a cos phi। उसके बाद फिर IA का भी ऐसे में 2 में स्प्लिट हो जाता है। EF इज इक्वल टू क्या होगा, VT प्लस JIQ XQ प्लस JXD XQ, क्योंकि 2 कंपोनेंट होता है इसका, XD और XQ। नाउ EF इज इक्वल टू VT प्लस ID XD, VT साइन डेल्टा इज इक्वल टू IQ XQ, ये 2 रहता है। EF का फॉर्मूला जो रहता है सैलिएंट में वो ऐसा होता है, EF इज इक्वल टू VT कॉस डेल्टा प्लस ID XD और VT साइन डेल्टा इज इक्वल टू IQ XQ। तो ये जो है ये है, इसी से हम लोग ID निकाल सकते हैं। ID इज इक्वल टू EF माइनस VT कॉस डेल्टा बाई XD, और IQ का जो वैल्यू होगा वो ये होगा VT साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई XQ। ये फिर ग्राफ बनेगा इसका ऐसे। नाउ जो पावर डिलीवर्ड होगा उसका फाइनल फार्मूला ऐसा होगा, EF इंटू VT डिवाइड बाई XD साइन डेल्टा प्लस VT स्क्वायर बाई 2 1/XQ माइनस 1/XD 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। तो 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा जो है उसी को वो साइन 2 डेल्टा लिखा हुआ है।
सो ई एफ वी टी बाई एक्स टी इंटू साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी साइन 2 डेल्टा। इतना पार्ट को क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस पावर बोलते हैं। तो रिलेक्टेंस पावर का फॉर्मूला ये है वी टी स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी। ये मैक्सिमम कब होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 45 में, जब लोड एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 70 to 80 डिग्री होता है। किस में? सैलिएंट पोल में, क्योंकि इसमें दो ऐसे रहता है। द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। इफ द एक्साइटेशन विल डैमेज देन द मोटर विल नॉट स्टॉप, इट विल कंटिन्यू टू रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड ड्यू टू रिलक्टेंस पावर। तो यहाँ पर एक्स डी इज़ ग्रेटर दैन एक्स क्यू होता है, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है और एल हमारा क्या है? एन फाई का है। फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इसीलिए एल भी ज़्यादा हो जाएगा। टेस्टिंग इसका स्लिप टेस्ट होता है। यहाँ पर एक्स डी हमको डी मैक्स करके हमको याद रखना है, तो डी मैक्स बाय आई मीन ऐसे करके ये निकल जाता है। ये इसका न्यूमेरिकल एक है। उसके बाद फिर सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होता है? पी इज इक्वल टू वी टी बाई एक्सेस होता है। ये इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर के बीच में है, जिसमें मतलब एम्बेडेड स्लॉट्स होते हैं। ई एफ वी टी बाई एक्सेस साइन डेल्टा है, इसको डेरिवेटिव कर देना है तो ई एफ वी टी बाई एक्सेस कॉस डेल्टा हो जाएगा। व्हेन द लोड एंगल डेल्टा इज 0 डिग्री द सिंक्रोनाइजिंग पावर इज मैक्सिमम। वाइंडिंग फैक्टर जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू इज इक्वल टू के पी इंटू के डी। यहाँ पे के पी पिच फैक्टर है, के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। अब के पी देखते हैं पहले। के पी इज इक्वल टू कॉस इंटू एल्फा बाई 2। एल्फा क्या है? यहाँ पे शॉर्ट पिच एंगल और कॉर्डिंग एंगल। एल्फा जो है वो है 180 माइनस कॉइल स्पैन होता है। फुल कॉइल पिच क्या होता है? इन दिस कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, यानी कि कुछ भी इसमें मतलब शॉर्टिंग नहीं हुआ है। कॉस 0 होता है और ये के पी इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद फिर शॉर्ट पिच कॉइल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें कॉपर सेव होता है। कॉइल स्पैन लेस देन पोल पिच हमको पता है कि ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वन पोल पिच क्या होता है? 180 डिग्री से लेस जो होता है उसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। के पी इज इक्वल टू कॉस इंटू एल्फा बाई 2। के पी इज़ ऑलवेज लेस देन 1। पिच फैक्टर विथ एन एथ हार्मोनिक अगर हमको एलिमिनेट करना है तो कॉस एन एल्फा बाई 2। और यहाँ पे क्या करना है कि कंडीशन टू एलिमिनेट द एन एथ हार्मोनिक फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या होगा कि कॉस जो है वो 0 कब होता है? पहली बात तो कॉस 0 कब होता है? 90 पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे एन अल्फ़ा बाई 2 90 डिग्री कर दिया है। अल्फ़ा को क्या किया है? 180 बाई एन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शॉर्ट पिच एंगल टू एलिमिनेट द थर्ड हार्मोनिक्स एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स? थर्ड हार्मोनिक्स का क्या होगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 बाई एन। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 बाई एन है, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए था। तो एन के जगह पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री पे, मतलब 60 डिग्री पे अगर हम लोग इसको शॉर्ट पिच करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर कॉइल स्पैन इज़ 180। तो 150 है, तो 180 से 150 30 और फिर cos 30 बाई 2 cos 15। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? साइन एन गामा बाई एन गामा अल्फ़ा बाई 2 बाय गामा साइन एन अल्फा गामा बाई 2, वेयर क्यू इज इक्वल टू क्या है? स्लॉट्स पर पोल पर फेस, स्लॉट्स बाय पोल पर फेस। और ये एन क्या है? नंबर एन एथ हार्मोनिक्स। गामा क्या है? स्लॉट एंगल 180 बाय स्लॉट पर पोल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखना है। यहाँ पे पहले क्यू निकालेंगे। क्यू क्या होता है? स्लॉट पर पोल पर फेस। स्लॉट 36 है, पोल पर फेस 4 × 3, ये 3 हो गया क्यू। उसके बाद फिर गामा क्या है? फेस स्प्रेड, यानी कि फेस स्प्रेड का वैल्यू क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाय 36 बाय 4। स्लॉट्स पर कितना हो गया? स्लॉट्स पर पोल, तो ये 20 निकल गया। तो इसमें डालेंगे अभी। उसके बाद फिर फेस स्प्रेड क्या होता है? फेस स्प्रेड इज़ क्यू इंटू गामा, यानी कि यहाँ पे क्यू क्या है? 36 डिवाइडेड बाय 4 × 3 और गामा क्या है? 180 बाय स्लॉट पर पोल, ये निकल गया।